हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम बात करते हैं क्रोकोडाइल्स के बारे में और कंजर्वेशन स्टेटस एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स भारत के अंदर क्रोकोडाइल को लेकर क्या करे जाते हैं उसको देखते हैं। अब क्रोकोडाइल की अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। इतना तो आप लोग वेटलैंड वाले चैप्टर से और जो भी अभी तक हमने चैप्टर जो प्रोसीड करे उधर से समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घड़ियाल के बारे में, जो कि जिसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। घड़ियाल जो है वो फिश ईटिंग फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, यानी कि घड़ियाल कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में। यूपीएससी ने क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा था, फ्रेश वाटर, यानी कि अगर सिर्फ इतना पता होता अगर आपको कि ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है तो घड़ियाल फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होते तो आपको क्वेश्चन कर लेते आसानी से। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कहाँ गया वो क्वेश्चन अपना। ये रहा। इफ़ यू वॉन्ट टू सी घड़ियाल्स इन their नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। ठीक है, अब मैनग्रोव के अंदर तो सलीन वाटर होता है, पुलिकेट लेक के अंदर उनका नेचुरल हैबिटेट हो नहीं सकता, और दीपोर बील जो है वो ठीक है एक तरीके से आप वेटलैंड इसको मान सकते हो, और ये है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको घड़ियाल इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं देखने को मिलते हैं। तो उसका आंसर चंबल रिवर है, फ्रेश वाटर फिश ईटिंग क्रोकोडाइल इनको कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ अमंग द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग क्रोकोडिलियंस। जितने भी मगरमच्छों की जो प्रजातियां होती हैं सबसे लंबा घड़ियाल होता है। हैबिटेट क्या होता है इसका? क्लीन रिवर्स विद सैंड बैंक्स, मतलब नदी में पानी साफ होता है और जहाँ आपको नीचे रेतीली रेतीली मिट्टी दिखती है ना, जैसे आप थोड़ी सी जीन्स ऊपर करके या फिर पैंट ऊपर करके आप नदी के किनारे थोड़ा सा खड़े होते हो और क्लियर वाटर आपको दिख रहा होता है, आप अपने घुटने को देख सकते हो और आप उस रेतीले उस पे हिस्से पे खड़े होते हो ऐसे पानी में, और वो पानी जो है वो फ्रेश वाटर हो, ऐसे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, घड़ियाल जो हैं इनका IUCN की रेड लिस्ट में जो स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड ये एक बार मतलब पहले जो थे ये हर जगह आपको मेजर रिवर सिस्टम्स में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलते थे। ठीक है, लेकिन ये बड़ी सारी जगह पर ही एक्सटेंड हो चुके हैं। जैसे इंडस में अब नहीं आपको मिलते देखने को, ब्रह्मपुत्रा जो है भूटान और बांग्लादेश वाले हिस्से में वहाँ नहीं देखने को मिलेंगे, इरावदी रिवर में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, पहले यहाँ सब जगह देखने को आपको मिलते थे। डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या है? ओनली वायबल पॉपुलेशन, मतलब जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो इनकी है वो है नेशनल चंबल सेंचुरी, विच इज़ स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स ऑफ यूपी, राजस्थान और MP। ठीक है, इनकी छोटी छोटी जो है नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशन जो है एग्जिस्ट करती है, ये सोन नदी के आसपास, गंडक नदी, हुगली रिवर, घाघरा रिवर और सतकोसिया सेंचुरी उड़ीसा के अंदर। ठीक है, थ्रेट क्या इनको? जो डैम्स बनते हैं, बैरेजेस बनते हैं, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स बनती हैं, नदी को चेंज करा जाता है अगर आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट वगैरह, या नदी अपनी रास्ता अगर बदल ले, पॉल्यूशन, सैंड माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एंड फेरल लाइफ स्टॉक, इन सारी चीज़ों की वजह से इनको ये जो है वो थ्रेट है। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन स्टेटस। अब ये जो डोमेस्टिक और फेरल लाइफ स्टॉक बेसिकली क्या है? मतलब आप जब इनको अपने जो भी लाइफ स्टॉक जो होता है उसको जब नदी के आसपास या किसी पानी के सोर्स के आसपास आप लेकर जा रहे हो और वो वहाँ पर क्या कहते हैं, किसी ना किसी मरीन स्पीशी को अगर वो फीड कर रही है अगर आपकी लाइफ स्टॉक, तो बेसिकली इनको वहाँ पर ख़तरा हो जाता है क्रोकोडाइल्स को। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि लाइफ स्टॉक के चलते जब आप एक पर्टिकुलर जो है सरकार या कोई भी जो लोग हैं वो एक जगह में किसी न किसी प्रकार की डेवलपमेंट करें और उसकी वजह से जो इनका नेचुरल हैबिटेट है उसके आसपास जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है, क्योंकि इनका अगर आप जो लिविंग क्राइटेरिया अगर देखो तो वो तो यही है ना, फ्रेश वाटर, वो पानी गंदा नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ये पानी के अंदर मैं बहुत सारा तेल मिला दूँ
ऑयल स्पिल का इवेंट अगर यहाँ पर हो जाए, या फिर अगर आप मुझे बात बताओ कि ये सलीन वाटर हो जाए, तो वहाँ पर कोई और प्रकार के क्रोकोडाइल सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन घड़ियाल तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN की रेड लिस्ट में है क्रिटिकली एंडेंजर्ड पर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्केड्यूल 1 में आते हैं, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन को मिल रखी है। अब ये जो है, एक होता है मगर, इंडियन क्रोकोडाइल या ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल। जो मगर है, जिसको मार्श या फिर इंडियन क्रोकोडाइल कहा जाता है, ये एक वल्नरेबल है फ्रेश वाटर स्पीशीज है, विच इज फाउंड स्पार्सली इन द वेरियस लेक्स, रिवर्स एंड मार्शेस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हैबिटेट क्या है? इट इनहेबिट्स फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स, मार्शेस। इट प्रेफर्स स्लो मूविंग शैलो वाटर बॉडीज, एंड ये आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स और इरिगेशन कैनाल्स में भी सर्वाइव कर पाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज़ फाउंड थ्रू आउट इंडिया। भूटान में भी पहले मिलते थे, अब वो एक्सटेंड हो चुके हैं। ठीक है। थ्रेट क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज, फिशिंग, एंड इनकी बलि दी जाती है इन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, और दे आर यूज एज एफ्रोडाइसियट्स। अब ये मैं आपको बताता हूँ। जानते हो इस टर्म के बारे में, एफ्रोडाइसियट्स? ये एक ना, जैसा कि मैं चाइना में आपको बता रहा था ना, बिल्कुल इसको सेम ऐसे कंसिडर कर लो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे पेंगोलिन के स्केल से बनने वाली मेडिसिन, ये ऐसा माना जाता है कि ये ना सेक्सुअल एनर्जी को अराउज करती है, इसके स्केल से जो भी ये मेडिसिन दवाइयाँ बनती हैं। ऐसी फिजिकल इंटीमेसी को, और आपकी ना एक चीज़ होती है एफ्रोडाइसियक के अंदर, एक चीज़ होती है, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है ना, वो अराउज होती है एक एनर्जी की वजह से। एक प्रकार का आप ऐसा मान लो कि न्यूरल नेटवर्क जो आपका वर्क करता है, जो अराउज होता है, दैट यू शुड एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, वो होता है लिबिडो। ठीक है। ये जो लिबिडो कंसेप्ट है ना, ये दिया था डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने, जो कि एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। तो आपके लिबिडो को, सेक्सुअल इंपल्सिव एक्टिविटी को अराउज करने के लिए ना, ये एफ्रोडाइसिक यूज करा जाता है। ये एक एजेंट है, खाने की फॉर्मेट में भी हो सकता है, ड्रग की फॉर्मेट भी हो सकता है। ये आपकी सेक्सुअल डिजायर को अराउज करता है, बेसिकली आपकी लिबिडो की एनर्जी को जो है वो बढ़ावा देता है। ठीक है। अब ऐसे ना बड़े सारे वैसे फूड भी माने जाते हैं। अब फूड जैसे क्या है, इनमें जैसे आपका पोमीग्रेनेट है, कुछ नट्स हैं, ठीक है, कुछ बीन्स हैं, इनको माना जाता है। सैफरन वगैरह को भी माना जाता है। ओके। एंड ये अच्छा, एक मिनट में बताता हूँ, चलिए एक मिनट रुक जाओ। तो उसमें जो है, ये सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस के लिए या फिर एफ्रोडाइसिक के लिए ये यूज़ करे जाते हैं। ठीक है। मतलब इनके बॉडी पार्ट्स या बॉडी स्केल्स जो हैं वो इसके लिए यूज़ करे जाते हैं। IUCN का रेड लिस्ट का स्टेटस है वल्नरेबल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1, साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर ये आते हैं। इसका मतलब इनको भी काफ़ी अच्छी खासी प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है। ठीक है। आप क्या पूछ रहे हो? ये वाला ना, अच्छा, थ्रेड्स जो थे इसको, घड़ियाल को ना, देखो ध्यान से सुनो। या तो डैम्स बनना, बैरेजेस बनना, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बनना, ये तो है कोई दीवार खड़ी करना या कोई डैम्स वगैरह बनाना, तो इनका जो जगह होती है, जो हैबिटेट होती है, वो रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाती है। नदी अपना बहाव चेंज कर ले अगर, या नदी का बहाव चेंज करा जा रहा है थ्रू रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये अलग रीज़न है। फिर नदी के अंदर पॉल्यूशन, तेल वगैरह का आ जाना, ऑयल स्पिल का इवेंट हो जाना, या फिर आसपास कोई इंडस्ट्रीज है वो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर रही है। सैंड माइनिंग, रेत काफ़ी ज़्यादा निकाल लेना, तो फिर इनके टिकने की जगह बसती नहीं है। ठीक है। इनको रेस्टिंग एक टाइम पीरियड नदी के किनारे चाहिए होता है। उसके बाद ये जो रिपेरियन एग्रीकल्चर है, रिपेरियन एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है जहाँ पर नदी के किनारे बिल्कुल हाफ वाटर हाफ लैंड हो, वो होता है आपका रिपेरियन एग्रीकल्चर। यानी कि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये
और ये फसल आपकी पानी के अंदर डूब रखी है। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल श्रेया क्या हो सकता है, आपके कौन से फील्ड्स, आपके पैडी फील्ड्स, ठीक है। या फिर आप किसी जगह पर जाकर नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके अपने डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक को या फेरल लाइफ स्टॉक को, अब ये फेरल लाइफ स्टॉक क्या होता है, यहां पर देखो, फेरल एनिमल एक वो एनिमल होता है विच हैज एस्केप फ्रॉम डोमेस्टिक या फिर कैप्टिव स्टेटस एंड इज लिविंग मोर और लेस एज वाइल्ड एनिमल, ठीक है। यानी कि आप मतलब वो एक घुमंतू जानवर था, आपने उसे पाल लिया। जैसे गौरव आप जानते होंगे यूपी में कई सारे लोग जो है, अब जब से ये जो काउ प्रोटेक्शन को लेकर ये सब कुछ ये जो बढ़ा है, तो वो गाय को पाल भी लेते हैं, है ना। और फिर उनसे उनको एक फ़ायदा भी होता है कि वो दूध वगैरह भी दे सकती है गाय, है ना। और ऐसी बड़ी सारी गाय जो अगर बाहर घूम रही हैं, उनको अच्छे से अगर उनका पशुपालन अगर कर दिया जाए, तो फिर वो क्या करेंगी, घास फूस वगैरह मतलब उनको खिलाओ अगर अच्छे से, तो वो दूध देंगी, जिसकी वजह से आपका व्यापार भी एक तरीके से बन सकता है ना। पूरे का पूरा आप एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस कैरी आउट कर सकते हो। होता है ऐसा यूपी एमपी बिहार रीजन्स में करते हैं कई सारे लोग। तो यहाँ पर बेसिकली जो थ्रेट है वो इस वजह से भी है श्रेया कि चाहे डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक आपका, चाहे आप जो घुमंतू जानवर थे आपने उनको पाल के उनका एक एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग आपने जो शुरू करा, जिसकी वजह से आपको जगह चाहिए होगी। अब जो जगह चाहिए होगी तो यहाँ पर बेसिकली जो बात हो रही है वो हो रही है हैबिटेट इनके डिस्ट्रक्शन की। आसपास आप जगह पर क्या करोगे, जो उसकी वजह से अगर आपको एक एरिया बढ़ाना है अपना या इनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना है, या साइड में अगर आपका कुछ ऐसा एनिमल डोमेस्टिकेशन वाला काम चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो फिर जो वेस्ट वाटर होगा या कोई भी फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी जिसमें ये सारी प्रोसेसिंग होगी, जब आप एनिमल डोमेस्टिकेशन कर रहे हो, तो वो जब रिवर में डिस्चार्ज होने लग जाती है काफ़ी लंबे अरसे तक, तो वो फ्रेश वाटर के अंदर जो फ्रेश ऑक्सीजन लेवल होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। क्रोकोडाइल को कोई हर्ट नहीं करा किसी ने। अब आपके लाइफ स्टॉक जो है, जो पालतू जानवर है, घुमंतू जानवर है, वो मगरमच्छ को थोड़ी ना खा लेंगे, मगरमच्छ बल्कि उनको ना खा ले, लेकिन इनका पानी जो है वो अस्वच्छ हो जाता है, या फिर बिल्कुल जहाँ पर इनका पानी होता है बिल्कुल उसके नदी के किनारे अंदर जाकर जो डोमेस्टिक और जो फेरल लाइफ स्टॉक है, मतलब कुल भी मतलब मान लो कि जो एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिस को आप कैरी आउट कर रहे हो, वहाँ फिर अगर कल को कोई मगरमच्छ आता है ना, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है कि इनक्रेज और डोमेस्टिक और फेरल लाइफ स्टॉक, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है। अब आप देखो, अगर आप पशुपालन अगर कर भी रहे हो श्रेया, तो उसमें कौन सा ही मतलब आप मतलब आपके जानवरों का ऐसा कौन सा वेस्ट ही डिस्चार्ज हो जाएगा कि जिससे पानी बहुत ही ज़्यादा अस्वच्छ हो जाएगा या फिर क्रोकोडाइल सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन लंबे अरसे तक वो एक फ्रेश वाटर के अंदर जब ये डिस्चार्ज होता रहेगा तब वो ख़राब तो हो गई ना। अब उसमें एक वन ऑफ द रीज़न ये होता है, लोग ना अपने एनिमल के कैरकासेस को, डेड बॉडीज़ को ना वहाँ पर बहा देते हैं। जो गंगा और यमुना निर्वेर वो ऐसे ही तो अस्वच्छ हुई है, क्यों गौरव? ये बहुत क्लीन रिवर्स हुआ करती थी, डेड बॉडीज़ को बहाना और उसके गंगा घाट के किनारे ये सारी जो प्रक्रिया जो कैरी आउट करना, डेड बॉडीज़ को जलाने की, राख को बहाना, ऐसी तो अस्वच्छ हो गई धीरे धीरे करते करते। उसके बाद श्रेया होता क्या है, जो लोग यहाँ पर आसपास फ्रेश वाटर के आसपास जो अपने लाइफ स्टॉक को कैरी आउट करते हैं ना, ये जो एनिमल डोमेस्टिकेशन को कैरी आउट करते हैं, वो फिर क्या करते हैं, अगर क्रोकोडाइल अगर उनके इलाके में आता है, अब उनको डर है कि उनके लाइफ स्टॉक को मारेगा और खा जाएगा तो उनको नुकसान होगा, या फिर जिस जगह पर लोग ये जो पैडी फील्ड्स के आसपास जो ये खेती बाड़ी वो कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि मगरमच्छों को मार देते हैं। यहाँ पर किलिंग होती है एक्चुअली उनकी। दूसरा इसका रीज़न ये है, मतलब समझ गए आप क्या थ्रेट है इनको? अब समझ में आ गया? ठीक है। ऑब्वियस ये बात है कि जैसे ऐसे ट्रेसेस होते हैं कि नहीं होते हैं सौगंधा के, जहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है, कुछ भी हो रही है, मगरमच्छ अगर आ गया तो गांव वाले मिलके मार नहीं देते हैं। मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी है ना, क्रोकोडाइल की ग्रेवेंज किलिंग। ये देखो, जैसे इंडोनेशिया के अंदर क्या हुआ था, एक बच्चे को एक क्रोकोडाइल मार के खा गया था। पूरे गांव वालों ने एक हफ्ते के अंदर 300 क्रोकोडाइल मार डाले, 300 मगरमच्छ मार डाले।
निकाल निकाल के नदी से बाहर उनके ऊपर मतलब तलवार वगैरह पता नहीं क्या क्या मार मार के उनको इतना बेहाल कर दिया। ये देखो कुल्हाड़ी, पूरे गांव वालों ने मिलकर इसको रिवेंज किलिंग का नाम दिया था। अब अगर इस प्रकार की अगर ये हरकत अगर होने लग जाए, अब इनका थ्रेट, इनको थ्रेट कैसे है? हाँ, इन्वायरमेंटल एथिक्स के खिलाफ है, श्रेया वेरी गुड। और थ्रेट इनको कैसे है? इंसान मतलब अपनी खेती बाड़ी करने के लिए और अपना पशुपालन करने के लिए, पशुपालन इंसान क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, अपने धंधे वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए, कमाई का एक साधन ढूंढने के लिए। वहाँ मगरमच्छ आ जाए तो वैसा तो नहीं मगरमच्छ को बगल में पाल लेगा, वो मार डालते हैं। ये थ्रेट है। तो आप ये लिख सकते हो यहां पर, इस लाइन से पहले आप ये लिख सकते हो, किलिंग ड्यू टू रिपेरियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड इनग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एंड फेरल लाइफ स्टॉक। मतलब जिस जगह पर आप मतलब पशुपालन कर रहे हो और वहां पर क्रोकोडाइल भी है, तो या तो आप पानी को अस्वच्छ करके मगरमच्छों को मार डालोगे, या मगरमच्छ अगर वहां तक आ रहे हैं, अगर जहां पर आप एनिमल हस्बेंड्री वगैरह प्रैक्टिस को कैरी आउट कर रहे हो, तो मगरमच्छ को इंसान मार डालेगा। फिर बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। सुगंधा, लास्ट ईयर तुम सुंदरबंस गए थे, या फिर आई थिंक इस साल के स्टार्टिंग में ही गए थे, तब आपने देखा था ना सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को, आपकी आंखों के सामने बिल्कुल पास, ठीक है, आपने फोटो भी शेयर करी थी मुझे। तो ये वही होते हैं जो मैनग्रोव्स के आसपास आपको जो देखने को मिलते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल एंड क्रोकोडिलियन नोन टू साइंस। तो अपार्ट फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होते हैं, जो कि लीज कंसर्न होते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, काफ़ी रेयर है, ठीक है। एंड हैबिटेट के इनका सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स एंड ब्रैकिश वेटलैंड्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे आपको, ओडिशा के भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, उसके कोस्ट में, और सुंदरबंस में, अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एंड संदैक रीजन ऑफ टू द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो सुंदरबंस, जैसा कि सुगंधा मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ गए थे, तो जो आपने जो क्रोकोडिलियन स्पीशीज जो देखी थी वो थे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। थ्रेट के इनको, दे आर हंटेड फॉर देयर स्किन, दे आर थ्रेटेंड बाय इलीगल किलिंग एंड हैबिटेट लॉस। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के रेड लिस्ट में लीज कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, यानी कि इनको भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिल रखी है। तो यानी कि ऑल द 3 क्रोकोडिलियन स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में। दैट मीन्स दे आर एलोकेटेड हाईएस्ट प्रोटेक्शन। अब इंडिया के अंदर हम लोग बात करते हैं इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। जो इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है, इट हैज़ पुल्ड बैक द वंस थ्रेटेंड क्रोकोडिलियंस फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन, जो कि जिनका खात्मा होने वाला था, और उनको रिकवरी की बात पे ला दिया गया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के? जहाँ पर भी क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन जो रिमेनिंग है, अपने वो नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करा जाए। कैसे? क्रोकोडाइल सेंचुरीज बना बनाकर। उसके बाद टू रीबिल्ड नेचुरल पॉपुलेशन क्विकली थ्रू ग्रो एंड रिलीज और रेयर एंड रिलीज टेक्निक। क्या करना है? पहले तो उनको ना, जो क्रोकोडाइल के बच्चे हो रहे हैं, उनको एक कैप्टिविटी में ग्रो करो। ये मगरमच्छ है, इसके ये अंडे हैं। एक रीजन बनाओ ऐसा, वहां से मगरमच्छ को क्या करो, उसकी प्रेगनेंसी के बाद जब उसने अंडे से मतलब अंडे दे दिए,
उसको तो उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर छोड़ दो, पानी के अंदर। इन अंडों को बड़ा करो, मतलब अंडे क्या अंडों को बड़ा क्या करो, मतलब जब इनसे छोटे छोटे जो क्रोकोडाइल के जब ये बच्चे निकल जाएं, जब ये बच्चे निकल जाए, इनको एक डिफाइंड टेरिटोरियल रीजन में, इकोसिस्टम में इन बच्चों को बड़ा करो। इधर जब ये बच्चे बड़े होने लग जाएं, जब ये बच्चे बड़े होने लग जाएं, तो जहां पर इन बच्चों के मम्मी पापा को रिलीज करा गया, जहां पर नेचुरल हैबिटेट में बड़े पानी में रहते थे, फिर उनको छोड़ दिया जाए। तो एक बार बताओ मैंने क्या करा, इनको ग्रो करा फिर रिलीज कर दिया, या तो रेयरिंग करी इनकी और फिर रिलीज कर दिया। ये कैसे होता है दिखाऊं? एंड क्रोकोडाइल के पहले हम लोग देखते हैं, क्रोकोडाइल के बेबीज को। अब मगर एक टाइम पर बहुत सारे अंडे देता है, तो इतने सारे बच्चे हो जाते हैं। पहले मैं आपको क्रोकोडाइल के एग्स दिखाता हूँ जरा। ये देखो, देखने को मिल रहे हैं, ये सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये रहा। इनको ऐसे एक पर्टिकुलर जगह पर, ऐसे बच्चों जैसे ये बच्चे जो निकलते जाएंगे, इनको बड़ा करते जाओ, ऐसे रखते जाओ। जब ये इतने साइज़ के हो जाए, या जितने साइज़ के हो जाए, जैसा भी अथॉरिटीज़ को ठीक लगे, तो फिर वो उनको नेचुरल वाटर्स के अंदर रिलीज करते हैं। तब तक क्या करो, इनकी अच्छे से रखवाली करो, एक अच्छी कंडीशंस के अंदर इन बच्चों को पैदा करवाओ, क्रोकोडाइल के बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाए, इनकी थोड़ी सी रेयरिंग करो, और हल्की से फिर ज़्यादा बड़े होने लग जाएं, और बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएं, उसके बाद इनको इनके नेचुरल पानी के अंदर जो है वो रिलीज़ करो। इसको कहते हैं ग्रो एंड रिलीज, रेयर एंड रिलीज टेक्निक। उसके बाद टू प्रमोट कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग में भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है, जैसा मैंने ऊपर बना रखा है, यहाँ पर बच्चे वगैरह जो बड़े हो गए ना, और फिर वो उनको नेचुरल जो अपने पानी के अंदर जो उनको छोड़ा जा रहा है, वहाँ पर उसका एक रीजन डिफाइन कर दो। ठीक है, और वो कैसे हो पाएगा ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, वहाँ पर बना दो एक सेंचुरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है फिर क्रोकोडाइल की जो भी स्पीशीज़ हैं, ये इनको ग्रो करते चलो। ये ऐसे करना है। ठीक है, तो कैप्टिव ब्रीडिंग मीन्स दैट मेंबर्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज आर कैप्चर्ड and then bred and raised in a special facility under the care of wildlife biologists and other experts। तो ये वाला काम भी ऐसे हो सकता है, जैसे मैं बड़े वाले क्रोकोडाइल्स की आपको क्रोकोडाइल की कैप्टिव ब्रीडिंग में दिखाऊं। ये लो, यहाँ पर क्रोकोडाइल को एक पर्टिकुलर जगह पर रखो, और क्रोकोडाइल को जो है वो खाना पीना यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करवाते रहो। अभी बड़ा क्रोकोडाइल है, देख रहे हो, बच्चे नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर इसको डिफाइन करके रख दिया। ठीक है, तो ब्रिंगिंग एन एनिमल इनटू कैप्टिविटी में रिप्रेजेंट द लास्ट चांस टू प्रिजर्व अ स्पीशी इन द वाइल्ड। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि इनकी स्पीशीज़ काफ़ी कम हो रही है, तो आप इनको अच्छे से यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, सॉरी।
to take up research to improve management, to build up level of trained personnel for better continuity of the project, and to involve the local people in the project intimately, ताकि ये हरकतें ना हो, लोगों को समझाया जाए कि देखो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये एनिमल्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स जो है उनको फॉलो करवाया जाए ताकि इस प्रकार की ये दुर्घटनाएं ना हो। ये वाली क्रोकोडाइल्स की रिवेंज किलिंग, 300 क्रोकोडाइल एक हफ्ते के अंदर मार डाले थे लोगों ने, 300 क्रोकोडाइल, सोच पा रहे हो? मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, ये एक रेप्टाइल जू है और रिसर्च स्टेशन है चेन्नई के बॉर्डर पर। इट वॉज स्टैब्लिश टू सेव इंडियन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल, मार्श या फिर मगर क्रोकोडाइल जो कि वल्नरेबल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो कि लीस्ट कंसर्न है, और घड़ियाल जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि तीनों स्पीशीज। और ये जो है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, ये उसके लिए भी काम करता है ताकि एक सिक्योर नेस्टिंग बीच मिल सके ऑलिव रिडले सी टर्टल्स को। और ये वैसे कहाँ पर आते हैं ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, वैसे कहाँ जाती हैं मास नेस्टिंग करने? कौन से स्टेट जाते हैं जनरली? गायर माथा बीच, वेरी गुड, ओडिशा के अंदर जाते हैं, शाबाश है। तो इट हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, मतलब ये प्राइवेट लोग हैं, मतलब बेसिकली क्रोकोडाइल की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये देखो क्रोकोडाइल बैंक चेन्नई, तो ये है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, देख रहे हो? इनके लिए ऐसी कंडीशंस बनाकर, आर्टिफिशियल कंडीशन बनाकर इनको अच्छी तरह प्रोटेक्शन दी जा रही है यहाँ पर। ओके, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कछुओं के बारे में, ठीक है, सी टर्टल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।